अगला जो सिंड्रोम आता है दैट इज गलियन बैरे सिंड्रोम, और कहीं ना कहीं ये दिसंबर या जनवरी के आसपास ही आते हैं। जब 2025 में आया था तब भी जनवरी के आसपास ही पड़ा था। एक तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, आपके जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो आपको ही अटैक कर रहे होते हैं, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाते हैं। ट्रिगर कौन करते हैं, पॉल्यूटेंट्स कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, बहुत मेजोरिटी ने सुन रखा है, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। किसकी वजह से होता है चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, क्या होता है? वायरस होता है। हरियाणा के पेपर में ये सवाल बहुत रेपिटेटिव सा है, तो याद रखना ये वेरिसेला जोस्टर की वजह से होता है। ओके ठीक है, एक चीज आप, नहीं चिकन पॉक्स की बात कर रही हूँ अभी मैं, कनेक्ट करने की ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि गलियन बैरे सिंड्रोम सुन के ही ऐसे लगेगा आपको पता नहीं कौन सी बीमारी होगी है। न्यूरोलॉजिकल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, पर आप इसको चिकन पॉक्स के साथ बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देखो मैंने बोला चिकन पॉक्स, और एक वायरल डिजीज है, किस एजेंट की वजह से होती है, वेरिसेला जोस्टर। अब हुआ क्या, जिस इंसान को एक बार चिकन पॉक्स हो जाते हैं, चांसेस रहते हैं जब उसकी उम्र बढ़ेगी, जब वो ऐसे 45-50 के आसपास पहुंचेगा, तो उनको दोबारा से चिकन पॉक्स हो सकते हैं। यस, और जब दूसरी बार होते हैं तो उसको बोलते हैं शिंगल्स। पर ये शिंगल जब हुए ना, वो किसकी वजह से हुए थे, वेरिसेला जोस्टर। जबकि वो इंसान किसी ऐसे पर्सन के पास नहीं गया जिसको ऑलरेडी चिकन पॉक्स हो रखे थे, फिर भी उसको हो गए। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी रिड्यूस कर रही थी। अब यहां से मैंने वर्ड यूज करा इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, और साथ में मैंने बोला ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और एक टर्म मैंने यूज करी पैथोजन। पैथोजन मतलब जैसे वेरिसेला जोस्टर है, ये भी तो पैथोजन ही है जो आपकी बॉडी में कोई डिजीज कॉज कर रहा है, तो एक आ गया पैथोजन। ये पैथोजन बहुत स्मार्ट होते हैं, ये देख लेते हैं बॉडी के अंदर किसकी तो अपनी ही इम्यूनिटी घट गई है, और जैसे ही इम्यूनिटी घटती है तो ये बॉडी में नोटिस करता है कि कोई पहले वाला वायरस तो नहीं बैठा हुआ है। जैसे ये वेरिसेला जोस्टर है, ज्यादातर ये स्कूल टाइम में बच्चों को होते हैं या कॉलेज टाइम में होते हैं, क्यों? कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। कहीं आ जाते हैं बड़े स्ट्रांग पावरफुल लोग कि हम तो क्लास लगाएंगे चाहे से चिकन पॉक्स है, और उन्हीं से फिर वो फैलना शुरू करता है और धीरे धीरे सभी में फैल जाता है। जितनों को भी चिकन पॉक्स हुए हैं उनके जितने भी नर्व कॉर्ड्स हैं, अब ये नर्व कॉर्ड कहाँ पे मिलेंगे, जहां पे भी न्यूरॉन्स के क्लस्टर बने होते हैं, वहां वहां पे ये बैठ जाते हैं जाके। इवन जो आपका हार्ट है, अब आप जैसे फैट रिलेटेड फूड खाना शुरू करते हो तो एक कोलेस्ट्रॉल की लेयर डिपोजिट कर जाती है, कई बार उस लेयर के नीचे भी ये छुप जाते हैं। तो मतलब इन्होंने क्या किया, जितने भी पैथोजन है ये क्या करते हैं, हाइड कर जाते हैं, छुप जाते हैं। अब ये वेट करेंगे किस इंसान की कब इम्यूनिटी रिड्यूस करेगी, खुद नहीं आगे आएंगे, ये सेल को ट्रिगर करते हैं, बॉडी के जो सेल होते हैं उन्हीं को ट्रिगर कर देते हैं कि जहां कुछ तो कॉज कर, कुछ तो हंगामा कर बॉडी के अंदर। और किसको सबसे पहले अटैक किया, इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम में भी कौन से सेल्स आते हैं, बी सेल और आपके टी सेल। जब तक तो बी सेल है ये क्योर वगैरह हो जाते हैं, टी सेल अगर इंपैक्ट हो जाए बहुत खतरा रहता है। थेरेपीज मल्टीपल चलती हैं, बड़े बड़े इंजेक्शन आपको दिए जाते हैं, स्टीरॉइड की भी अल्ट्रा फॉर्म्स आती हैं, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। ज्यादातर ये जो पैथोजेंस होंगे ये बी सेल को इंपैक्ट करेंगे। अब आपका जो इम्यून सिस्टम है इसने खुद कुछ नहीं करना है, ये इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा कि तेरी बॉडी में ना कोई पैथोजन आ गया। पैथोजन नहीं बता रहा है बॉडी को कि तेरी बॉडी के अंदर पैथोजन आ गया, वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनेगी, जो अपने ही सेल थे और इनको मारना शुरू कर देते हैं। तो मतलब अब वो जो एंटीबॉडी थी आपकी बॉडी के अंदर जो आपको बचा रही थी पहले, वही आपको क्या कर रही है, साथ में अटैक करवा रही है। क्यों? क्योंकि उसने देखा सेम से सेल दिख रहे हैं सारे, क्योंकि सेल तो आप ही के थे, और वो सभी को अटैक करना धीरे धीरे शुरू कर देती है। तो जब थेरेपीज भी शुरू होती है इस केस में, पहली ऑप्शन तो स्टेरॉइड्स की ही रहती है। दूसरी ऑप्शन अगर ज्यादा वो वर्स हो जाते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का केस, तो उसमें फिर थेरेपीज प्रोवाइड करनी पड़ती है। पहले तो जो आपके ब्लड का प्लाज्मा है उसमें से एंटीबॉडीज को बाहर निकाला जाएगा, कि वो जो एंटीबॉडी है जो आपके ही सेल को मार रही थी उसको पहले बाहर निकाला जाएगा। फिर ऐसी एंटीबॉडी डाली जाएगी, आपसे हिस्ट्री पूछेगा पूरा डॉक्टर, कोई आपकी जनरेशन में कोई ऐसा डिसऑर्डर तो नहीं था, या आपको कोई बीमारी तो नहीं हुई थी। वहां से वो आइडेंटिफाई करेगा कौन से वायरस ने ये इम्पैक्ट करा होगा। जैसे अभी पीछे मुझे भी हुआ था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो उन्होंने पूरा वो डिजीज का पैटर्न पूछा, तो एक डिजीज कैच भी हुई कि वो हुआ था, पर उस पैथोजन का कोई रेलिवेंस सामने नहीं आया, पर उसने कॉज करवा दिया, उसने इम्यून सेल्स के ऊपर अटैक करवाए। खुद वो छुपा हुआ है, बॉडी के अंदर ही है, पर उसने क्या किया, इम्यून सेल्स को वहां पे अटैक करवाया, और जो एंटीजन थी वो भी आपकी, जो एंटीबॉडी थी वो भी आपकी बॉडी के अगेंस्ट चली जाती है। ये आ गया चिकन पॉक्स का केस। जब शिंगल हुए
तो क्या हुआ, इम्यूनिटी रिड्यूस हुई थी। देखो जो स्टेरॉइड्स होते हैं काफी पेनफुल भी होते हैं, आपको पता होगा, जैसे जिम वगैरह लोग जो जाते हैं कई बार वो स्टेरॉइड ले लेते हैं, सुना होगा आपने, और कई बार बॉडी काली भी पड़ जाती है क्योंकि बॉडी टॉलरेंट नहीं होती उन इंजेक्शन के लिए। सुना ये केस कभी की बॉडी काली पड़ गई थी जिस साइड लिया था, या जहां पे इंजेक्शन लगाया था वहां से ही वो ब्लैकनिंग हो गई थी पूरी की पूरी, मतलब हमारी बॉडी बनी नहीं है उसको आर्टिफिशियली लेने के लिए। पर जब आप बीमार पड़े, जैसे कईयों को डेंगू हुआ होगा, उस टाइम पे भी लगते हैं स्टेरॉइड के इंजेक्शन, आपकी बॉडी में तो एनर्जी नहीं बची है। और जो स्टेरॉइड होते हैं दे आर एनाबॉलिक इन नेचर, वो बिल्डिंग अप में हेल्प करते हैं, वो आपको दोबारा से खड़ा होने में हेल्प करते हैं। तो जो जब बीमार हो आप, तब स्टेरॉइड वैसा इंपैक्ट नहीं कॉज करेंगे जैसे हेल्दी बॉडी के ऊपर करते हैं। एनाबॉलिक है नेचर में, किसी चीज की फॉर्मेशन करेंगे, वहां पे आपकी इम्यूनिटी लो हो रखी थी, आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग में हेल्प करेगा, वो जो मसल रिडक्शन हुआ था उसमें हेल्प करेगा। पर जिसने लिए ही आर्टिफिशियली था, उसके ऑलरेडी सारी चीजें नॉर्मल थी, अब कोई चीज एबनॉर्मल ऐड होगी। कई बार ब्लैकनिंग होती है, कई बार पूरी बॉडी ब्लैक पड़ जाती है एक साइड से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है, नर्व्स होती है ना बड़ी सारी, तो एक साइड से ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दो पार्ट्स में बायलेटरल बॉडी होती है हमारी जो ह्यूमन बीइंग है। तो वो सारे रीजन रहते हैं कि स्टेरॉइड से शुरू करते हैं। अब देखो ये स्टेरॉइड जो है, इनके स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। जो स्टेरॉइड होते हैं, एक दिन करवाया तो था डोपिंग में मैंने आपको, एनाबॉलिक वाले पढ़े थे ना, उसमें आपने, हाँ नहीं केटा नहीं आते, एनाबॉलिक वाले आते हैं। ब्रेक डाउन में नहीं आप यूज करते, आप हमेशा मेकिंग अप में ही यूज करते हो जब भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात चलती है। कैटेगरी इसलिए कर दी अलग से क्योंकि मिसयूज बहुत ज्यादा है जो स्टेरॉइड्स होते हैं। एग्जाम्पल देती है, एक डेप्रोपेड नाम का स्टेरॉइड होता है। जब भी आपको ऐसे हाई फाई पेन निकल के आते हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता, तो स्टेरॉइड से शुरू होती है आपकी जर्नी। तो वो पेन किल करने के लिए दे दिया डेप्रोपेड या डेक्सामेथासोन दे दिया, तो तब तक ठीक है जब वो पेन वाली साइड पे लगा। जैसे एक दिन डिस्कस किया था, टेनिस पेन होता है या गोल्फर पेन होता है, कोई स्पोर्ट्स में है तो उसने फेस भी करा होगा, क्योंकि जैसे कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कॉन्टिन्यूसली एक ही स्ट्रक्चर बनेगा या फिर जब स्मैश मारेगा तो नीचे को बनेगा, तो यहाँ पे पेन्स निकलती हैं टेनिस या फिर गोल्फर वाली साइड पे, तो वहां पे स्टेरॉइड दिया जाता है, पर उसी साइड पे जहां पे वो पेन इंड्यूस हुई थी उसी जगह पे। पर जब आपने स्टेरॉइड को यूज करा, आपको पेन नहीं है, अब आप चाहते हो मेरे एब्स फटाफट से निकल के आ जाएं, तो आपने स्टेरॉइड लिए, अगेन वो बिल्डिंग अप में ही हेल्प कर रहा है, पर आपने उसका मिसयूज करा है। वो इलीगल है चीजें, आप नहीं उसको यूज कर सकते। डोपिंग का आपने केस पढ़ा था, तो वो चीजें अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटरी है। तो एक क्लास अलग से बना दी जिसका स्कोप मिसयूज का ज्यादा है, तो उसको फिर स्टेरॉइड वाली कंडीशन में ऐड करते हैं। अब डन। अब मेडिसिन जो होती है, अब जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, वो डोज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अंडर यूज करा था तो वो उसका यूज है, अगर बियॉन्ड उसके चले गए, खा रहे हो पैरासीटामोल की, नींद नहीं आ रही है उस पर्पज से खा रहे हो, वो मिसयूज है ड्रग्स का। सेम डिस्प्रिन का होता है, हेडेक के लिए खाया था तो ठीक है, अब खा रहे हो कि मजा आ रहा है इसमें। क्यों आता है मजा? क्योंकि वो जो आपकी ब्लड वेसल होती है उसकी दीवार को पतला कर देता है, तो आपको ऐसे स्लो डाउन फील होता है। अगर टायर्ड थी बॉडी, आप रेस्टिंग फेज में चले, तो वो मिसयूज है। तो ड्रग्स एक वर्ड है, उसका मिसयूज या यूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि मेडिसिन है या फिर जो मिसयूज करा आपने वो चीज आएगी। ठीक है, चलो ये लग गया ना आपको पता कैसे ये पैथोजन एक्टिव होते हैं। तब एक्टिव होते हैं जब आपका इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा वीकन होता है। वैसा ही एक सिंड्रोम आता है, दैट इज गलियन बैरे सिंड्रोम। ये न्यूरोलॉजिकल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि कौन से सेल्स पे अटैक करेगा? इम्यून सिस्टम, बी सेल वगैरह जैसे होंगे। पर यहाँ पे देखना एक बैक्टीरिया का नाम लिखा है, कैम्पाइलोबैक्टर। बैक्टीरिया कहां से आ गया जबकि ये इम्यून सिस्टम था? मतलब ये बॉडी में गया था बैक्टीरिया एक टाइम पे, कैम्पाइलोबैक्टर, और ये इंटेस्टाइन के पास छुपता है जाके, जो आपकी आंत होती है वहां पे छुप जाता है। जब बॉडी की इम्यूनिटी घटेगी तो उस टाइम पे ट्रिगर करेगा, और क्या कॉज करवा देता है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ट्रिगर देख लो, इसके पहले बहुत सारे होते हैं, वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले तो बहुत रेयर केसेस आते हैं इसके, 1 से 2 केसेस आपको 1 लाख की पॉपुलेशन पे ये मिलता है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑब्वियस सी बात है रेयर ही मिलेंगे। उसके बाद आते हैं गलियन बैरे सिंड्रोम, जो पेपर के पर्सपेक्टिव से आपको चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कौन से वाले नर्वस सिस्टम को अटैक करेगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन भी नहीं किया डायरेक्ट, स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं डायरेक्ट करी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इसने अटैक करा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये वाला, ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना, आपका दिमाग और जो रीढ़ की हड्डी है, इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। एक्सियल स्केलेटन पढ़ा होगा आपने, जो सेंटर में लोकेटेड है। ये जो येलो कलर के इतने सारे फाइबर्स निकल रहे हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो ये जो साइड वाला निकल रहा है ना, बस इसी को कॉज करे। कितने पेयर होते हैं आपके पीएनएस के अंदर जो स्पाइन नर्व्स होती हैं? 31, वेरी गुड। क्रेनियल नर्व्स के जो ब्रेन से निकलती हैं 12, हाँ 12 और 31, चलो ठीक है।
ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको ये अटैक करेगा। अब देखो आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था ये कहां तक जा रहा है, टांगों तक भी जा रहा है, बाजुओं तक भी जा रहा है। सबसे पहले ये इनिशिएट होता है फ्रॉम फीट, फीट में टिंगलिंग सी होनी लगेगी। हुई है कभी किसी को टिंगलिंग? कई बार पैर भी सो जाते हैं, पहले आपको कुछ फील नहीं होता, फिर अजीब सी खारिश लगनी शुरू होती है। वो खारिश की भी नहीं जाती, बड़ी इरिटेटिंग मीठी मीठी खारिश होती है, वैसे बोलते हैं उसको। अब यहाँ से टिंगलिंग शुरू होगी। टिंगलिंग, अब मैंने बोला ये तो सभी को ही हो जाती है, आमतौर पर हम सारे फेस कर लेते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस रहेगी। टिंगलिंग के बाद वीकनेस आएगी। पैर पहले सोया था, आपने चींटियां काटी, उस पर दूसरे से भी चींटी कटवाई, फिर थोड़ी देर के बाद खुद ही ठीक हो गया, वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से था। यहाँ पे पहले टिंगलिंग हुई, उसके बाद पैर में वीकनेस आनी शुरू हुई। ये पूरे के पूरे लिम्ब को इंपैक्ट करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट नहीं करेगा। ये बोलेगा कि छोटी मोटी जो बाकी की नर्व्स हैं, पेरिफेरल नर्व्स, उनको इंपैक्ट करेगा। फिर ये बाजू तक जाएगा, हाथों में नमनेस आएगी, वीकनेस आती जाएगी। और आपने कल एक इंजरी पड़ी थी क्वाड्रिप्लेजिक, याद होगा आपको, जिसका मतलब होता है चारों लिम्ब्स डिफंक्ट हो चुके हैं, नहीं मूव कर पा रहे। पर यहाँ पे क्या था, सीएनएस को इंपैक्ट नहीं करा है, तो बाकी की बॉडी चलती रहेगी, वो टर्मिनली इल नहीं आप उनको बोल सकते। तो ये जो लिम्ब्स वाले पार्ट थे इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, कई बार पैरालिसिस भी हो जाते हैं। लग गया पता ये कहाँ पे कॉज कर रहा है? गलियन बैरे सिंड्रोम। अब बैरे भी एक वर्ड यूज करा हुआ है, वो वायरस का नाम भी होता है एक। एप्स्टीन फाइल्स याद है? अब वायरस मत भूलना, एप्स्टीन बैरे वायरस, वो भी ट्रिगर करता है गलियन बैरे सिंड्रोम को। उसके बाद डेज टू वीक्स इसको लग जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी ड्रॉप होते होते भी टाइम लगता है। बॉडी वैसे रिस्पॉन्स करती है आपको कि इम्यूनिटी थोड़ी डाउन जा रही है, पर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते कई बार। तो जब एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो ट्रिगर कर जाती हैं। किसी भी एज में हो सकता है, पर जो स्पेशली देखा गया है एडल्ट्स में, यहाँ पे मेल भी आगे फीमेल भी, पर ज्यादातर जो केसेस आते हैं मेल्स के केस में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बैकअप नहीं होता। अगर आप क्रोमोसोम देखोगे, फीमेल्स का आता है एक्स एक्स, एक एक्स को सपोर्ट करने के लिए दूसरा एक्स भी बैठा होता है। मेल्स के अंदर एक्स वाई, वाई वैसे ही फॉर्म नहीं हो पा रहा है आज के टाइम पे, बैकअप तो क्या ही दे पाएगा, और एक ही अकेला एक्स होता है। और ज्यादातर जो डिजीज होती है वो कौन से वाले क्रोमोसोम के साथ जुड़ी है? एक्स के साथ। यही डिसाइड करता है आप कैरियर हो, यही डिसाइड करता है कि आप बचोगे इस डिजीज से या मरोगे इस डिजीज की वजह से। बाकी आप बायोलॉजी में देखना, इंसिडेंस 1 लाख पॉपुलेशन पे आपको सिर्फ 1 से 2 केसेस मिलते हैं। और अभी ये मध्य प्रदेश में चल रहा था, जो केसेस आ रखे थे उनका ट्रीटमेंट भी हुआ, उनको मेडिकेशन भी प्रोवाइड करी गई। 19 जनवरी के बाद कोई भी केस वहां पे नहीं देखा गया। अब 19 जनवरी ही क्यों बोला? क्योंकि वहां पे सर्वे करा उस मध्य प्रदेश के विलेज के अंदर कि कोई और केस तो नहीं यहाँ पे इमर्ज कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्योंकि जब ये वर्स हो जाता है ना, फिर आपके ऊपर फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी भी आती है, आपके साथ साथ सरकार के ऊपर भी आती है। तो पहले ही स्क्रीनिंग करना जरूरी था, क्योंकि उसी विलेज के आसपास ये केसेस आ रहे थे। तो ये चीजें ध्यान में रखना। कॉजेज क्या है? जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं ना, डॉक्टर को भी देखना, जब भी आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम होगी, वो कभी इंटरनेट पे नहीं सर्च करेगा, वो अपनी पोथियां निकालेगा, बुक्स जो उसने अपने स्टडीज के टाइम पे पढ़ी थी, फिर वहां पे जाके वो फाइंड आउट होता है। तो जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं फुली अंडरस्टूड नहीं होते, ये ट्रिगर होते हैं किसी रीजन की वजह से। जैसे पीछे देखा, इम्यूनिटी की वजह से, पहले जो बॉडी के अंदर कोई वायरस था, बैक्टीरिया था, वो ट्रिगर हुआ। ट्रिगर क्यों हुआ? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी रिड्यूस कर रही थी। सेम इसका भी है। कई बार बोला जाता है कि वायरल या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन पहले हुआ होता है, वो अंदर ही रहता है बॉडी के, तो दोबारा से इन्फेक्ट कर देता है। जैसे चिकन पॉक्स हुआ पहली बार, वेरिसेला जोस्टर, पर जब इम्यूनिटी रिड्यूस हुई, पहले भी वो वायरस था बॉडी में। जब आप शायद आपके 20 या 22 के एज ग्रुप में आपको चिकन पॉक्स हुए, कितनों को हुए हैं यहाँ पे? ठीक है, बाकियों को नहीं हुए हैं, वेरी नाइस, मतलब बड़े पेनफुल होते हैं ना, मुझे भी हुए थे ये। तो उनमें पूरे चांसेस रहते हैं, अगर आपका 45 to 50 का एज ग्रुप आता। याद है संधू सर को भी हुए थे, वो शिंगल से पहले हो गए थे चिकन पॉक्स, दोबारा से हुए। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी ड्रॉप आई थी, तो शिंगल की फॉर्म में वो निकल के आई। तो मतलब ये जो वायरस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पहले हुए होते हैं, दोबारा से ट्रिगर होते हैं। कब? जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी रिड्यूस करती है। बैक्टीरिया के एग्जाम्पल दिए हैं, वायरस के एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे बैक्टीरिया कैंपाइलोबैक्टर जेजुनी, ये ज्यादातर कॉज करता है गैस्ट्रो एंट्राइटिस। गैस्ट्रो मतलब पेट, एंट्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन इन इंटेस्टाइन। एंट्राइटिस जो वर्ड होता है यूज करते हैं इंटेस्टाइन के लिए। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया जैसी फीलिंग आपको पहले ही आने लग जाती है अगर इसकी वजह से ट्रिगर हुआ हो। इसके अलावा बड़े सारे वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस है, जीका वायरस है, साइटोमेगैलो वायरस है। बस ये एप्स्टीन वाला याद रह जाएगा आपको अब, है ना, एप्स्टीन फाइल से कर लेना यार। तो ये वायरस भी है जो इसको ट्रिगर करते हैं। और इसके अलावा कई बार देखा गया है वैक्सीनेशन की वजह से भी ये ट्रिगर हो जाते हैं, अगर वैक्सीन बॉडी में ठीक नहीं बैठी है। क्योंकि अगेन वैक्सीन के अंदर भी क्या होता है, डेड या फिर वीक फॉर्म होती है किसी भी वायरस की, तो उससे भी ट्रिगर हो जाते हैं। ऑटो इम्यून रिएक्शन में क्या होगा, ये अपने ही बॉडी के सेल्स को अटैक करना शुरू करेगा। अब देखो पेरिफेरल नर्व्स में भी न्यूरॉन्स का कौन सा पार्ट ट्रिगर होगा, तो माइलिन शीथ।
पढ़ लिया कितनों ने साइंस में, कर लिया ये वाला आर्टिकल, ठीक है ठीक है। इन्फॉर्मेशन को पास करना, जैसे मैंने पेन से खुद के हाथ पे हिट करा, दिमाग को वो इन्फॉर्मेशन चलेगी, तो वो डेंड्राइट्स ने एकमुलेट करी। पर न्यूरॉन्स तो बहुत छोटी होती हैं, इनका कनेक्टिविटी बना होता है एक नोड ऑफ रेनवियर के थ्रू, एक बीच से एक्सॉन जाती है, लंबी सी लाइन जाती है, आगे टर्मिनल जो, हाँ वो बीच में रह गया, ये आ गया आपके एक्सॉन टर्मिनल्स, फिर इसके साथ ही अगला न्यूरॉन जुड़ा होता है। तो मतलब इन्फॉर्मेशन को पास करना होता है, वो इन्फॉर्मेशन स्कैटर ना कर जाए तो उसके ऊपर प्रोटेक्शन की एक शीट होती है जिसको बोलते हैं माइलिन शीट। तो सबसे पहले ये किसको अटैक करना शुरू करता है, माइलिन शीट को, कि वो जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा था ब्रेन को उसी को तोड़ देते हैं, वो जाएगी नहीं इन्फॉर्मेशन, वो स्कैटर होके जाएगी, फिर आपको लगेगा कुछ तो हुआ पर पता सा नहीं चला, वो वाली सिचुएशन आती है यहाँ पे। आफ्टर दैट मसल वीकन करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखा पैरों से शुरू हुआ, आपके लिम्ब्स गए, बाजू वाला पार्ट गया, तो वहां से शुरू हुआ था। सिस्टम कौन सा अफेक्ट होता है, तो आउटसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये तो सीएनएस का पार्ट था। मसल मूवमेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, टच, पेन, सेंसेशन, ये सारी इंपैक्ट कर जाएंगी। कौन से रिसेप्टर होते हैं जो टच की फीलिंग देते हैं, टेंगो रिसेप्टर। और कौन से ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो आपको स्मेल आइडेंटिफाई करने में, ऑल्फैक्टरी, टेस्ट में गस्टेटरी, ठीक है जी। साइंस एंड सिम्टम क्या आते हैं शुरू में, तो टिंगलिंग और वीकनेस होती है शुरुआत में पैरों से, और फिर लेग्स में ये जाते जाते अपर आर्म्स वाले एरिया में चली जाएगी, देन फेस तक ये फैल जाती है। अदर सिम्टम, टोज और फिंगर, एंकल, रिस्ट, यहाँ पे पेन रहेगी, ऐसे लगेगा जैसे सुइयां चुभ रही हैं बॉडी के अंदर। बैक पेन शुरू होगी, लेग पेन रहेगी, वॉक करने में डिफिकल्टी आएगी, स्टेयर नहीं चढ़ पाओगे, तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि पैरों वाला पार्ट ही इंपैक्ट हो चुका है, तो जितनी भी पैरों से एक्टिविटी होती है वो सब आ जाएंगी। उसके अलावा फेस के अंदर 14 मसल आप सुनते हो, वो सारे यहाँ पे इंपैक्ट कर जाते हैं। देन सवेयर केसेस में पैरालिसिस हो जाती है, या तो लेग्स की, आर्म्स की, या फेस की, और जो चेस्ट मसल होता है ये भी यहाँ पे अफेक्ट होता है। अगेन स्पाइनल कॉर्ड बोली और ब्रेन बोला, वो सीएनएस के पार्ट है, बाकी तो सब बच गया, तो वो सारे ही इन्फेक्ट होगा यहाँ पे। और स्पीच और स्वेलोइंग में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पीएनएस आपका गले के आसपास भी मूव करता है। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट जो होगा वो भी इफेक्ट करता है कुछ हद तक, लाइफ थ्रेटनिंग प्रूव हो जाता है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ पे ना दिया जाए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में तो वही करते हैं कि एंटीबॉडी अब अपने ही सेल्स को फाइट करने लगी है, तो उन एंटीबॉडीज को बाहर निकालो। और दूसरा स्टेप ये रहता है, जो एंटीबॉडी उस पैथोजन के साथ फाइट करेगी, तो वो वाली एंटीबॉडी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दो। तो प्लाज्मा एक्सचेंज, सबसे पहले तो वो एंटीबॉडी अटैक कर रही थी नर्व्स को, उनको बाहर निकालो। दूसरा इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, वो वाली एंटीबॉडीज डालो जो इससे बचाएगी, तो वो वाली फिर बाद में डाल दी जाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब ही एंटीबॉडी था। सपोर्टिव केयर कहां तक बात जाती है, तो इंटेंसिव केयर यूनिट तक भी बात पहुंच जाती है जब भी ये गलियन बैरे सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम आती है। रिकवरी कई बार ज्यादा टाइम ले लेती है, जैसे मध्य प्रदेश में जिनको हो रखा था काफी टाइम लग गया, पर अभी रिकवरी के साइंस वो शो कर रहे हैं। अब मैंने बोला दिसंबर या जनवरी के आसपास ही ये वाला सिंड्रोम आता है, क्यों, बारिश तो हुई नहीं, सर्दी, टेम्परेचर ड्रॉप है, तो इसकी वजह से मध्य प्रदेश में भी अभी आपको ऐसा सीजन मिलेगा, पूरी सर्दी तो नहीं होगी वहां पे कि स्वेटर पहन के घूम रहे हो, टेम्परेचर में ड्रॉप आएंगे। तो उसी विलेज में आ रहे थे केसेस, तो स्क्रीनिंग करी प्रॉपर, और ये वाला जो सिंड्रोम था अब देखा गया है कि अब फ्रेश केस एटलीस्ट कोई नहीं है गलियन बैरे सिंड्रोम का। और डॉक्टर को कब दिखाना है, तो जैसे वो टिंगलिंग कॉन्टिन्यूअस रहती है, ये वीकनेस आनी शुरू होती है, तब भी डॉक्टर को दिखाना होता है। उसके बाद केस खराब हो जाते हैं और चांसेस कम होते हैं।